आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आप देख ही रहे होंगे आज मेरे साथ में कैराने के चर्चित डॉक्टर अजीम अनवर जी, जो कई दिनों से लगभग विवादों में घिरे हुए हैं और बराबर इनके ख़िलाफ़ खबरें भी चलाई जा रही हैं। कोई एक फ्रॉड जो है वो बताया जा रहा है कि अजीम अनवर साहब ने किया है, डॉक्टर साहब ने किया है। तो उसी बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा मैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा पक्ष जानने के लिए। डॉक्टर साहब, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम मज़ाहिर हसन है और बकौल उनके जो उन्होंने बताया है, जो आरोप लगाए हैं आप पर, उनका कहना है कि उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी आपने किसी तरह से अपने अंडर की, दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी बताई है वीडियो में, और अपने अंडर की और अपने अंडर करने के बाद में उस प्रॉपर्टी को बेचा और बेचने के बाद अपने आलीशान घर और अपना आलीशान आपने ये अस्पताल बनाया। क्या कहेंगे? जी देखिए सर, हॉस्पिटल को बने हुए ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उनका केस अभी 1-1.5 साल पुराना है। रही बात दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की या किसी भी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी थी उनकी? देखिए प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो खुद सेल आउट करके आए हैं। मतलब कितनी कीमत की, अगर वैल्यू जाने प्रॉपर्टी की तो कितनी वैल्यू होगी? देखिए मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी रही होगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी प्रॉपर्टी को, तो वो प्रॉपर्टी खुद ही सेल करके आए हैं। अगर उनके पास एक भी प्रमाण है, अगर वो सेल करके आते तो शायद आपने भी उनका इंटरव्यू देखा होगा, मैंने भी देखा है। वो एक 100 रुपये का कुर्ता पजामा पहने हुए बैठे हैं और उनका कहना है कि मुझे रोटी भी पड़ोस वाले जो हैं वो देते हैं और कपड़े भी किसी और ने उनको तरस खा के उनको दिया है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि उनके पास एक तस्बीह के अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की होती तो उनकी ये हालात किस तरह है, क्यों है? देखिए इसके लिए आपको हमारे मोहल्ले में जाके एक बार पूछना पड़ेगा लोगों से कि उनके पूर्वज, वो उनके बड़े भाई लोग, सब लोग ऐसे ही कंडीशन में रहे हैं, चाहे पैसा हुआ नहीं हुआ। आज भी अगर आप देखेंगे उनके हालात, सारे ख़ानदान के पुराने जो भी लोग उनके रहे हैं, भाई बड़े भाई लोग, सभी इसी कंडीशन में रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट, खर्च वगैरह नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, जो प्रॉपर्टी वो दिल्ली बेच के आए हैं, अगर उनके पास प्रमाण है कि डॉक्टर अजीम ने उसको सेल आउट किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी रजिस्ट्री होगी और उसका पैसा भी आया होगा। नहीं, आपके पास प्रमाण है कि आपने उनके साथ फ्रॉड नहीं किया? सर मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सर मेरे पास प्रमाण ये है कि जो भी प्रॉपर्टी सेल आउट कराई गई थी, उनके फेवर से, उनकी रजामंदी से, उनके हाथों से पैसे लिया गया है, जिसकी बाकायदा बैंकिंग स्टेटमेंट है। और बाकायदा जो चीज़ कैश दी गई है, कैश के लिए उसका जो भी एफिडेविट वगैरह थे वो हुए थे और पैसा लेन देन बिल्कुल गवाहों के बीच में हुआ था। उनके पास एक भी गवाह नहीं है। कितने पैसे का लेन देन? सर लगभग 24-25 लाख रुपए के आसपास का। 24? जी, वो उनको हुआ था। बड़ी रकम बैठती है डॉक्टर साहब। 24-25 लाख रुपए आप बता रहे हैं कि लेन देन में उनको मिले, लेकिन वो 24-25 लाख रुपए गए कहाँ? अलादीन का जो जिन होता है वो निकल के कहाँ गए? सर एक्चुअली क्या है, ये तो आपको उनके ख़ानदान से पूछना चाहिए। जो उनके भतीजे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जो प्रॉपर्टीज़ और जगह पे ले रहे हैं, क्योंकि पहले उनके बड़े भाई से उनकी दुश्मनी थी। उन्होंने अपने बड़े भाई पे एक फ़र्ज़ी वसीयत के लिए मुकदमा किया हुआ था, जिसको, अगर बड़े भाई से दुश्मनी थी तो वो अपने भतीजों को पैसा क्यों देंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? क्योंकि सर हुआ ये था कि जिस वक्त मुकदमा लड़ रहे थे बड़े भाई से, उस वक्त उनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में भतीजों से, भाभी से उनका जो है कोलाब्रेशन हुआ। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि जो प्रॉपर्टी बिक गई है, पैसा तो आ गया है, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी बची हुई है या जितना पैसा निकाल सकते हैं डॉक्टर साहब से निकाल लो। तो उन्होंने सारा का सारा ठीकरा मेरे सिर पे फोड़ने की कोशिश की और उसमें बहुत सारे बिचौलिए इन्वॉल्व हैं जो उनको कानाफूसी करते रहते हैं, उनको जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ उनके साथ की गई थी वो गवाहों के साथ की गई थी और बिल्कुल लेन देन ऑन पेपर्स हुआ था। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पैसा उनके पास गया है, ट्रांजैक्शन से गया है या कैश? ट्रांजेक्शन से बता। और ट्रांजैक्शन से उनके पास पैसा गया है, लेकिन जो आज उनके मौजूदा हालात हैं, इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी वो भूखे रह रहे हैं और ये समझ लीजिए कहीं से खाना आ रहा है तो कहीं से कपड़े आ रहे हैं। ये हालात जो है वो, ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही है। क्यों है? एक्चुअली क्या है, उनकी आदत है सर इस चीज़ की। आप स्टार्टिंग से देख लें। चलिए, आप वो बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया जो है, करोड़ रुपया मैंने ले लिया उनसे फ्रॉड करके। अगर आप उनके 10 साल पुराने हालात देखें तब भी ऐसे ही थे।
5 साल पहले देखी तब भी ऐसे ही थे, 4 साल पहले देखे तब भी ऐसे जब उनके पास पैसा था अच्छी तरह से, प्रॉपर्टी जी, जब भी उनके पास प्रॉपर्टी थी तब भी उनका हालत यही थे। तो उन्होंने हालत को बदले नहीं है, तो बदलने की उन लोगों ने कोशिश ही नहीं की है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। उन्होंने पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ये भी मेरी गलती नहीं है। पैसा मेरी तरफ से गया है, हमने बीच से जो गवाह हैं उनके बीच में दिलवाया था, ऑन पेपर्स दिलवाया था। वो अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? गवाह कौन है इसमें? गवाह बहुत सारे हैं सर इसके अंदर, मोहल्ले के भी गवाह हैं। अगर हम उनका इंटरव्यू करना चाहें, उनसे उनका स्टेटमेंट लेना चाहें तो बिल्कुल सर, आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ले सकते हैं। आप श्योर हैं? जी हाँ सर। एक्चुअली क्या है, इस बीच में लास्ट ईयर एक कप्तान साहब के यहाँ से एक जांच आखिया लगी थी, जिसमें सारे गवाहों के बयान थे। इसमें सारे जितने लोगों को उन्होंने नोटिस किया, जिन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दी उन्होंने, सभी के गवाह के उन पर बयान थे। और उसके बाद उसमें एक जांच आखिया लगी है जो मेरे फेवर में थी। मेरे पास वो है, मैं चाहूँ तो आपको शो कर सकता हूँ। ये पिछले साल अगस्त 2024 की ये रिपोर्ट है, अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर सारी स्टेटमेंट दर्ज है, सारे गवाहों की, मेरी, मज़ाहिर हसन की और इस केस से रिलेटेड सभी चीज़ों की जांच आखिया ये है। इसमें सारा कुछ दर्ज है, सारा कुछ, जिसमें हम ये जांच आखिया के फ़ोटो भी लेंगे, इमेजेस भी लेंगे अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए। जी बताइए सर। इसके बाद में फिर उन्होंने नायब तहसीलदार कोर्ट के अंदर केस दायर किया था, जिसमें वो भी खारिज हो गया था उनकी साइड से। जून 2024 के अंदर वो मेरे फेवर में रिपोर्ट थी। तो कोई भी प्रमाण उनके पास नहीं है जिससे वो ये कह सके कि हाँ मैं इसके अंदर कोई दोषी हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, आपने जो उनका पैसा था वो भी नॉर्मली तरीके से उन तक पहुंच चुका था, तो मामला न्यायालय तक कैसे पहुंचा? सर एक्चुअली क्या है कि जब उनका कोलैबोरेशन उनके भतीजों, उनके फैमिली के साथ हो गया, तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी वापस कराई जाए। भतीजों की ज़िद थी कि प्रॉपर्टी वापस कराया जाए। उसके बाद में उन्होंने दबाव बनाया कि ये प्रॉपर्टी वापस दे दीजिए। जी। तो मैंने बोला सर इसमें तो अब तो दाखिल खारिज भी हो चुका है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं हो पाएगा। देने वाला वापस नहीं करेगा और लेगा तो फिर वो अपना प्रॉफिट दे के लेगा। तो इसका ठिकरा बढ़ते बढ़ते गुस्सा इनका इतना बढ़ गया कि सारा का सारा ठिकरा उन्होंने मुझ पे फोड़ दिया कि सारा का सारा आपने किया है। क्योंकि चूँकि जीपीए के थ्रू बेनामा मैंने किया था, तो इसमें सारा का सारा जो गुनहगार था वो मुझे ठहराया गया। अलबत्ता इसमें सारा कुछ ऐसा हुआ है कि सारा उनकी मर्ज़ी से हुआ है, उनके गवाहों के बीच में हुआ है और उनकी मर्ज़ी से हुआ है। क्योंकि कोई भी, आप देखिए, बेनामे से लेकर और दाखिल खारिज तक लगभग 45 दिन का टाइम होता है, उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं लगाई है, क्योंकि उस टाइम तक उनका कोलैबोरेशन उनके भतीजों के साथ नहीं हुआ था। उसके बाद हुआ तो प्रेशराइज मुझे किया गया कि आप प्रॉपर्टी वापस दिलाइए, हम तो ज़्यादा में बेच देंगे या हमें पैसा ज़्यादा कहीं और से मिल रहा है। वो चीज़ नहीं हो सकती। अब न्यायालय से क्या रिजल्ट आ रहा है? सर न्यायालय से तो मुझे क्लीन चिट है, बिल्कुल कोई भी ऐसा, जी बिल्कुल क्लीन चिट है, मेरे पास के प्रमाण है। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट से है, प्लस एसपी साहब की जांच आखिया है जो मेरे फेवर में है। और उन लोगों ने जितने भी कोशिश की है सब जगह से नाकाम हुए, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपके ऊपर कोई इतना बड़ा फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाएगा क्यों? क्या कोई दुश्मनी है, कोई आपने कुछ उनका छीन लिया, भैंस खोल ली, क्या मामला? सर एक्चुअली क्या है, उनके भतीजों को ये लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। उनके भतीजों ने कुछ चाहा कि जो चीज़ मैंने की है उसको रिवर्स किया जाए, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाए। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, क्योंकि उस वक्त उनके भतीजों से बन नहीं रही थी। सारा केयर टेकर मैं था उनका, सालों से मैं उनकी देखभाल कर रहा था, हर चीज़ मैंने की है। तो ये फैसला जो मैंने, आप सालों से उनकी देखभाल कर रहे थे, आप बता रहे हैं, तो अब क्या हुआ? अब क्यों आप उनकी देखभाल नहीं कर रही? सर देखभाल नहीं इसलिए कर पा रहे क्योंकि एक तो दलाल, कुछ बिचौलिए बीच में लग गए हैं उनका ब्रेन वॉश करने के लिए, क्योंकि मेंटली वो स्टेबल नहीं है फ़िलहाल। और जो भतीजे हैं, जब से उनका उससे मिलना हुआ है, जब से उनका कोलैबोरेशन हुआ है, तब से ये चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे लिए ख़राब हो गई हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनको लगता है कि जो प्रॉपर्टी है अब वो हमारे पास में आए, डॉक्टर साहब को आउट कर देना चाहिए इस चीज़ से। जबकि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा था कि जो भी चीज़ उन्होंने मुझे हक दिया है, मैंने उनके साथ बैठ के ईमानदारी से किया है। जब आप ये सब कुछ ईमानदारी से कर रहे थे, उनका सपोर्ट भी कर रहे थे और उनके केयर टेकर भी आप थे, तो ये बिचौलियों वाला जो सिस्टम है ये बीच में कैसे आ पाता? जब आप सब कुछ नॉर्मल तरीके से एक अच्छे ढंग से उनको लेकर चल रहे थे, तो बिचौलिए क्यों, कहाँ से हटक के? सर एक्चुअली क्या है, जिस वक्त इनका मिलना इनके भतीजों से हुआ था, इनके भतीजों ने किसी बिचौलिए से मिलवा दिया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। शायद इनकी पैसे आपस में इनकी डीलिंग हुई है कि हमें इतना पैसा मिलेगा अगर आपने ज़मीन को जो है वापस करा दिया। तो इनका आपस में सेटलमेंट हुआ था कि मैं आपको पास। ये थ्योरी है या आपको पक्का? नहीं सर, मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरे पड़ोस में लोग रहते हैं। जी, तो मुझे सब पता है ये लोग क्या वहाँ कर रहे हैं, क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही है। सिर्फ ये दिखा के कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, वो मेरे को ये ब्लेम नहीं कर सकते। उनको पैसा उनको दिया गया है, अब उन्होंने वो चीज़ कहाँ दी है, क्या किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, ये वो जाने। जी, तो डॉक्टर साहब आपके पास एविडेंस है?
जी सर, मेरे पास एविडेंस है। आपने बताया कि आपके पास सभी तरह के एविडेंस है और जो पैसा मज़ाहिर हसन जी पे गया है उसके भी आप एविडेंस बता रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं आपने एविडेंस प्लांट किया ना? सर प्लांट करना मैं प्लांट कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम कप्तान साहब तो प्लांट नहीं करेंगे। ये जो जांच आंखें लगी हुई है, ये कप्तान साहब के थ्रू लगी हुई है और उन्हीं के द्वारा लगवाई गई है कि आप इसमें जांच करें। जांच में क्या होता है सर कि जो चीज़ें आई हैं क्लियर होके तो वो मेरे पक्ष में आई हैं। अब वो बार बार इस चीज़ को, ये लास्ट ईयर जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, इस साल फिर से उठा के लेके आए, नया करके लेके आए। जबकि अगर उनको चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कुछ न्याय उनको मिले, कुछ और चीज़ें उनके पास में, तो वो सिविल कोर्ट में जाके कंसेंट कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि अपनी छाछ को कोई खट्टी नहीं बताता। कहीं ऐसा ही आप तो नहीं कर रहे कि भैया अपना जो पक्ष रख रहे हैं? सर मैं तो विद प्रूफ बैठा हूँ सर, मेरे पास सबूत है, मेरे पास गवाह है और मैं उनके साथ बैठा हूँ। मैं मज़ाहिर की तरह सिर्फ हवा में बात नहीं फेंक रहा हूँ कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई है। सर आज कुछ है तो कल कुछ है। आप देखिए, आप जो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे कि आपका सिर्फ आपका स्टेटमेंट हमने ले लिया, आपका पक्ष रख दिया। हम मज़ाहिर हसन जी का भी पक्ष रखेंगे और उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी वर्जन लेंगे और जो आप बता रहे हैं पड़ोस के लोग, हम उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बैठा हूँ और बिल्कुल आप मिलिए जाके, ताकि मेरे लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे चीज़ें और क्लियर होते चली जाएंगी। श्योर हैं? बिल्कुल 100%। तो फिर ये फ्रॉड वाला सिस्टम आप अखबारों में छाए हुए हैं, मसला क्या है? सर एक्चुअली अभी ये चीज़ 10 दिन से हो रही है। 10 दिन से कोई गुलवेज पत्रकार है यहाँ के, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं उनका कॉल नहीं ले पा रहा था, नोन नंबर होने की वजह से। और मुझे व्हाट्सएप एक बार 3-4 दिन पहले मिलता है तो कि फॉलो क्यों करेंगे? सर मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने बताया कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और मेरे पास 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप एक आता है, एक फ़ोटो लगा हुआ मज़ाहिर का, कि मैंने आपके लिए एक आपका शिकायत पत्र आया है और उसमें मैं आपको 8-10 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और आप इसके अंदर जो है आके मुझसे बात कीजिए। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ इस सिलसिले में। मैंने व्हाट्सएप कॉल उनको की, कॉल बैक किया तो बोले कि मैं गुलवेज आलम हूँ और ये चीज़ें इस तरीके से शिकायत आपकी आई है। मैंने बोला भैया ये तो 1 साल हो चुका है, अब इसमें पुलिस का मैटर नहीं है, अगर कुछ कंसेंट करना है तो आप सिविल कोर्ट जाइए। सर मैं आपको पहले बता दूं, पहले एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे पत्रकार साथी पर ये आरोप लगा रहे हैं। जी सर बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस है कहते हुए कि ये घटना मेरे साथ घट रही है, क्योंकि मेरे साथ भी वो मुझे कितनी बार आके मिल चुके हैं मेरे हॉस्पिटल में। मुझसे व्हाट्सएप पे कभी कभी किसी पेशेंट के लिए सलाह भी उन्होंने ली है और उसके बावजूद वो मुझसे उगाही की बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा। जी सर बहुत हो गया। ये जो आपने, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मेरे सुनने में आया कि आपने उनके खिलाफ़ तहरीर भी दी है और इस चीज़ को लेकर मेरे सहित जितने भी पत्रकार हैं, तो अपने पत्रकार साथी हैं, सभी में एक रोष बना हुआ है और पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको एक ठेस पहुंची है। तो आपने एक बार तहरीर देने से पहले सोच लिया होता, आप बैठ के, वो आपसे चाह क्या रहे थे, बैठ के आप बात कर सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्टली एक पत्रकार को, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको बदनाम करने के लिए आपने तहरीर दे दी? तो सर ये बात मैं बोल सकता था अगर वो मुझसे उगाही की बात नहीं करते। मैंने उनको समझाया है। उगाही का कोई, आप उगाही आप बता रहे हैं, बार बार उगाही बता रहे हैं, तो आपके पास कोई एविडेंस है, आप साबित कर सकते हैं उन्होंने उगाही की बात की आपसे? ठीक है सर, ये एक व्हाट्सएप कॉल थी और मैं इसको 2 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। जिस वक्त उनसे मेरी बात चल रही थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये बातें चीज़ें इस तरीके से कोई कर सकता है मेरे साथ में, वो भी वो पत्रकार जिनको मैं जानता हूँ ऑलरेडी, मेरे पास किसी न किसी तरीके से वो आते रहते थे। जिस वक्त ये बात हुई है, मैंने उनको बोला कि आप, मेरे पास में प्रूफ है, आप चलाने से पहले एक बार उसको देख लीजिए और उसके बाद में कीजिएगा। ये बहुत पुराना मैटर है, भी ये चीज़ थाने कोतवाली के नहीं रही है। आप कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट के आदेश देख सकते हैं आप। उन्होंने इस चीज़ को ना समझा, उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझते हुए मेरा फ़ोटो, मेरा नाम उन्होंने वायरल करना स्टार्ट कर दिया। किसी भी पत्रकार, मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी पत्रकार को ठेस पहुँचाता है, लेकिन किसी को कोई हक नहीं है बिना किसी एविडेंस के किसी का भी नाम और फोटो प्रिंट किया जाए और कुछ भी लिखा जाए। देखिए आप पत्रकार हैं तो पत्रकारी गरिमा समझिए, दोनों पक्ष को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। बिल्कुल यहाँ सहमत हूँ, दोनों पक्ष को सुनना। अगर 1 महीना भी लग रहा है आपको, मैं गुलवेज को भी सुनूंगा, गुलवेज का भी इंटरव्यू जी, जितना टाइम लगे, लेकिन उसके अंदर दोनों चीज़ों को सुनने के बाद एक पक्ष रखना चाहिए। और आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो आपको उसमें नाम छुपा के वो चीज़ें एडजस्ट करके और प्रिंट निकालना चाहिए उसका, आप जब भी निकाल रहे हैं। लेकिन आपने मेरा नाम सीधा डायरेक्ट उछाल दिया और ऐसी न्यूज़ बनाई है कि मज़ाहिर की बीवी को एक इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन दे दिया है और उससे मर गई हैं। हाँ, ये सवाल तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया था। जैसा कि मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने बताया कि आपने उनको गलत इंजेक्शन दिया, उनकी पत्नी को, और उनकी डेथ हो गई।
तो सर आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? सर मैं अब क्या बताऊं आपको सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनकी डेथ मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो अपने मायके गई हुई थी मज़ाहिर के साथ में ही। वो कभी आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई? सब बहुत पहले, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। 7-8 साल? जी जी जी, उससे तो उसकी बात नहीं। 7-8 साल पहले इंजेक्शन लगाया था आपने? नहीं सर नहीं, ये तो उनकी डेथ हुई है शायद अभी 2 साल पहले, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई है उनको ले जाए, वो मुजफ्फरनगर में थी, अपने मायके में थी, वहीं उस उनको बीच आपके पास नहीं आया? नहीं आपके आया, क्लिनिक नहीं में? नहीं नहीं, वो मुजफ्फरनगर दोनों के दोनों गए हुए थे, उनका वहीं हार्ट फेल हुआ, उनकी तदफीन भी वहीं हुई है, उनकी कब्र भी वहीं पर है। तदफीन भी वहीं हुई? जी है। तो ये जो इंजेक्शन वाली जो बात ये चल रही है, ये कहाँ से निकली? आप सर इसको भी आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे मोहल्ले में जाके, तो आप पूछिएगा कोई अगर जब उनकी डेथ हुई थी कोई उनके साथ जनाजे में गया था, अब पूछिएगा कोई उनको देखने के लिए गया था जब उनकी डेथ हुई थी? कोई नहीं गया, किसी को पता भी नहीं है। मुझे उनके इंतकाल के 10 दिन के बाद पता चला था। नहीं सर, मैं आपको बता दूं, चलिए ये सब चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने पत्रकार के ख़िलाफ़, हमारे पत्रकार साथी के ख़िलाफ़ एक तहरीर दी है, जिससे जो पत्रकार हैं, एक हमारा संगठन है संयुक्त पत्रकार महासभा, और हमारे स्थानीय जो पत्रकार हैं उनको बड़ी ठेस पहुंची है इस चीज़ से। पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले गरिमा को बनाए रखना ज़रूरी है। पहले एथिक्स, जो जर्नलिस्ट के एक एथिक्स है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। वो पहले भी उनका, अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो हिस्ट्री भी उनकी ऐसी ही है कि उन्होंने पहले भी ये चीज़ें की हैं। सर गलतियाँ सबसे होती हैं। सर गलतियाँ सही होती है, लेकिन रिपीट नहीं किया जाना चाहिए उसको। आप मुझे बताइए, मैं अगर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किसी का नाम प्रिंट नहीं कर सकते, आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते इस तरीके से। मुझे उस चीज़ का गुस्सा है कि उन्होंने सीधा नाम चला दिया, फ़ोटो लगा दिया, और कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बिना किसी एविडेंस के लिखे जा रहे हैं। जी, मैं जो है इसमें हर चीज़ जो है, जो भी चीज़ की गई है इसके अंदर, वो तभी की गई है जब उन्होंने मेरा नाम उछाला है, और बहुत अलग तरीके से उछाला है। मुझे पता है बहुत चीज़ें बुलवाई गई हैं। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे मज़ाहिर हसन का, तो लग रहा है इसको बुलवाया जा रहा है। नहीं, मैं इंटरव्यू देखूंगा नहीं, बल्कि देख तो मैंने लिया है, बल्कि मैं इंटरव्यू लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मामले की तह तक पहुँचने के लिए। मान लिया जाए जो मेन पॉइंट है, मुख्य जो बिंदु है, वो हमारे पत्रकार साथी का है। मान लिया जाए अगर ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये झूठ निकली, वो बंदा सही निकला अपनी जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी वो जो आपके पास उसने एक पोस्ट भेजी होगी, वो वहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया मांग रहा है। इंटरव्यू चलाने के बाद, मज़ाहिर हसन जी का इंटरव्यू चलाने के बाद, वो पत्रकार आपसे प्रतिक्रिया मांग रहा है, और उतना ही मैंने पढ़ा है, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, आपने उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? नहीं सर, आप प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी ना सर। आप साफ थे, आप दूध के धुले थे, तो आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। मैंने बोला था सर उनको, मैंने कहा आप कल आइए, मेरे पास एविडेंस रखें, आप एविडेंस देखिए। उन्होंने वेट ही नहीं किया इस चीज़ का। उनको शायद ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है कि उन्होंने उस सेम डे, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद जो है प्रिंट निकालना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला था कि कल आप आइए और मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, उसके बाद अपनी आपको राय बनाइएगा। पहली चीज़ तो सर ये है, जिस चीज़ में माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दे दिया है, तो ये चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब न्यायालय का आदेश है तो आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि ये चीज़ ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो आप दोबारा जाके सिविल कोर्ट में कंसल्ट केस कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से एक रूम के अंदर बैठ के पत्रकारिता आप कर रहे हैं, तो आप किसी का नाम को ऐसे नहीं उछाल, जो कोई सामाजिक व्यक्ति है। चलिए 2 मिनट के लिए गुलवेज को हटा देते हैं। जो हमारे और पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जो उनको ठेस पहुंची है, जो पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंची है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगे? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी पत्रकार बंधु की हमेशा इज्जत करता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम कैराने के अंदर हो गया, मैंने एक बड़ा लंबा वक्त गुजारा है, और सभी का सपोर्ट और सभी की जो प्यार है मुझे मिलता है हमेशा। सभी पत्रकार बंधु बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप बहुत समझदारी दिखाते हैं, किसी भी आप प्रोफेशन में हैं, समझदारी दिखाते हैं, आप किसी का भी नाम लेने से पहले आप एटलीस्ट एक बार कंफर्म करते हैं, 2 बार कंफर्म करते हैं कि अगर ये प्रिंट हो गया तो मार्केट में इसका इशू क्या आएगा, क्या इसका रीज़न आएगा। कभी मुझे किसी भी पत्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, कोई निराशा नहीं रही है किसी तरह की भी। सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बार ये चीज़ हुई है कि जो मुझे गलत तरीके से अप्रोच किया गया है। नहीं, एक ये शिकायत भी है आपके प्रति कि आप पत्रकारों से मिलना नहीं पसंद करते। अगर कोई पत्रकार आपसे मिलने के लिए आता है तो आप बैक डोर से निकल जाते हैं या फिर मना करवा देते हैं। सर नहीं, अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो बात अलग है, अदरवाइज़ जो भी पत्रकार बंधु हैं, पहली बात तो बहुत ज़्यादातर बातें पत्रकारों से मेरी फ़ोन पे ही होती है। यहाँ पर तो बहुत मुश्किल से कोई आते हैं, तो जब भी आते हैं मैं अवेलेबल हूँ तो मिलता हूँ। फ़ोन वॉल्स भी मैं अटेंड करता हूँ। सर
अब जो है विजिलेंस टीवी टीम जो है मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। और आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या क्या एविडेंस है जो आपको इस मामले में निर्दोष साबित कर सकते हैं, या आपका कोई एविडेंस बता सकते हैं कि आपका इस मामले से कोई लेना देना, इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है। जी सर, देखिए माननीय न्यायालय से मेरे पास में क्लीन चिट है जिसमें सीधे सीधा बोला गया है कि जो मज़ाहिर हसन के जितने भी इल्ज़ाम हैं सब बिल्कुल खारिज किए जाते हैं। दूसरे कप्तान साहब के यहाँ से जो चार्ज लगी हुई है जांच आखिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रमाण है जो पिछले साल लग चुकी है। तो इन दोनों की बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिपोर्ट्स मिलती है। तो बहुत बेहतर रहेगा आप ये जो अभी जो ये मामला चल रहा है इन चीज़ों से बचे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यही मेरा आपसे निवेदन है। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई है, हमारे कुनबे से जुड़ी हुई है। तो इसमें ये चीज़ें आई हैं क्योंकि बहुत बाहर वालों ने इंटरफेरेंस इसमें किया है मेरे खिलाफ, तो शायद ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है। अदरवाइज़ ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं थी पहले चीज़ थी कि यार नहीं हो पा रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जब बीच में बैठ के उंगली करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि वो बंदा भी, अब मैं ये कहता हूँ कि मज़ाहिर ऐसे इंसान है जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। आप जाके अगर उनका इंटरव्यू लेते हैं तो आप देखिएगा कि माइंडसेट इनको ऐसा है कि आप इन्फ्लुएंस आराम से कर सकते हैं उनको बैठ के, तो कोई भी उनके पास बैठा हुआ है वो ये चीज़ कर रहा है। अच्छा सर, जो आपके पास एविडेंस है वो आपके पक्ष में है। जी, अगर हम इस मामले में और तह तक जाने की कोशिश करें, अगर आपके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं तो फिर क्या करेंगे? सर बिल्कुल आप देखिए, आप इसमें जांच कीजिए, बिल्कुल देखिएगा। मेरा मानना ये है कि आप शुरुआत यहीं से कर लीजिए, आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कीजिए, बिल्कुल आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीम अनवर जो कि MBBS हैं, MD हैं सर, MD हैं, और लगातार लगभग 4-5 दिन से आप सुर्खियों में हैं, 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे सुर्खियों में हैं डॉक्टर साहब। और जो इन पर आरोप लगाए गए हैं, जो एक मज़ाहिर हसन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उन्होंने डॉक्टर अजीम अनवर साहब पे बहुत गंभीर तरह के आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसको बिल्कुल डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, खंडन कह सकता हूँ मैं, खंडन कर रहे हैं। इसमें कहना चाहूँगा कि अगर इसमें 1% भी कोई ना कोई फ्रॉड किया गया होता तो जितना बड़ा हमारा जुडिशरी सिस्टम है हम उस पर पॉइंट इसमें उंगली नहीं उठा सकते इस तरीके से। उन्होंने अपना पूरी जोर लगाए हैं इस चीज़ पे कि किसी तरीके से ये चीज़ें डाउन की जाए, मेरे खिलाफ़ की जाए, पर जो सच होता है वो सामने आता है। एक बार नहीं 2 बार आया सर। तो यहाँ पर अजीम अनवर जी जो हैं वो खंडन करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विजिलेंस टीवी यहाँ सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगा, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा। और मज़ाहिर हसन जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, उनसे भी बातचीत होगी, उनके जो साथ वाले हैं और जो मोहल्ले वासी जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं जो मोहल्ले में रहते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस जहाँ जितनी ये गुत्थी उलझी हुई है इसको सुलझाने का प्रयास विजिलेंस टीवी करेगा। तो फ़िलहाल हमारे साथ इतना ही। मैं नदीम चौधरी।